Bismillahirrahmanirrahim. Have a great day, everyone. We have been discussing chapter 2 from Richard T. Freuen. I am Professor Dr. Syeda Azra from Bahauddin Zakariya University, Multan. We have discussed GDP, different types of GDP, different concepts related to macroeconomics. Now today, the topic we are discussing is the most popular topic everywhere in the world. That is the consumer price index and the producer price index, which is generally known as CPI and PPI. There is third measure to show the inflation or the price level is a GDP deflator. So the GDP deflator measures changes in the prices of all currently produced goods and services. It is the most comprehensive measure of the rate of price change. So the word which is very important in this definition in the GDP deflator terminology is the prices of all currently produced goods and services. Currently means the prices that have been the prices of the commodities that have been produced currently. Suppose we are talking about 2024, year 2024, and we have to take the prices of 2024 and of the goods and services. It is the most comprehensive measure of the rate of price change. यानी ये प्राइस चेंजेस का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव जामे किस्म का मेजर है, यानी जामे किस्म की पैमाइश है जो कि हम रेट ऑफ प्राइस चेंज को, यानी प्राइस चेंज नहीं, रेट ऑफ प्राइस चेंज को शो करता है. So other indices are widely reported, however, and have their uses and advantages. The Consumer Price Index (CPI) इसकी definition क्या है? क्या है कि it measures the retail prices. Retail का मतलब परचून की जो prices होती हैं of a fixed market basket. मार्केट बास्केट का मतलब ये है कि मार्केट में हम सपोज करते हैं बास्केट है और वो फिक्स्ड है, यानी उस बास्केट में जो चीजें आपने रखी हैं वो फिक्स है, तो उसमें हमने चेंज नहीं करनी. अगर हम चेंज करेंगे तो फिर हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे दो टाइम पीरियड की सीपीआई को. ऑफ सेवरल थाउजेंड गुड्स एंड सर्विसेज, कि उसमें कई हजार अशिया और खिदमत शामिल होती हैं परचेज बाय हाउस होल्ड, जो के हाउस होल्ड खरीदते हैं. तो ज़ाहिर कई हजार चीज़ों में उसकी कई वैरायटीज होंगी, चीज़ें होंगी. तो ये फिक्स बास्केट मीन्स कि द नंबर ऑफ आइटम इज फिक्स्ड एंड द title of the article is also fixed. This refers towards the number of the goods and services and the title of the goods and services. यानी अगर उसका टाइटल बदल जाएगा तो जिससे कि चीजों की जो है वो कंपैरिजन प्राइसेस का हम नहीं कर सकते. तो सीपीआई इज एन एक्सप्लिसिट प्राइस इंडेक्स. एक्सप्लिसिट प्राइस इंडेक्स अगर आपसे पूछा जाए कि सीपीआई, इसका जवाब है कि सीपीआई इज एन एक्सप्लिसिट प्राइस इंडेक्स इन द सेंस. कैसे प्राइस इंडेक्स है ये एक्सप्लिसिट? इन द सेंस दैट इट डायरेक्टली मेजर्स, यानी कि ये डायरेक्टली मेजर करती है, पैमाइश करती है. किस चीज की पैमाइश करती है? मूवमेंट्स, जो कि मूवमेंट हरकत होती हैं इन वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइसेस, कि जो प्राइसेस की हमने वेटेड एवरेज ली होती है उनकी डायरेक्ट मूवमेंट को डायरेक्टली मेजर करती है. किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की
कीमतों की जो वेटेड एवरेज होती है, उनकी जो मूवमेंट को डायरेक्टली मेजर करती है इन द मार्केट बास्केट थ्रू टाइम। तो मार्केट बास्केट में जो चीजें मौजूद होती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, उनको वो मेजर करती है। सो द सीपीआई इज द प्राइस इंडेक्स। सीपीआई के बारे में ये कहता है, ये ऐसा प्राइस इंडेक्स है मोस्ट रेलेवेंट टू कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स की को इससे दिलचस्पी होती है क्योंकि कंज्यूमर से ये बहुत ज्यादा इसका ताल्लुक है, बिकॉज इट मेजर्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली परचेज्ड बाय देम। क्योंकि ये उन चीजों की कीमतें बताती हैं, उन अशिया की कीमतें बताती हैं, उन खिदमात की कीमत जो कि डायरेक्टली वो खरीदते हैं, यानी वो खुद जाकर खरीदते हैं। उनको इसकी रोजमर्रा की कीमतों से वास्ता पड़ता है और वो इसी के ऊपर नजर रखते हैं कि ये किधर जा रही हैं। अगर ये नीचे जा रही होंगी तो यकीनन वो खुश होंगे, अगर ये प्राइसेस सीपीआई ऊपर जा रहा हो तो वो उनको अनाय करता है, उनकी परचेजिंग पावर को कम कर देता है, उनकी कुव्वत खरीद को कम कर देता है। सो मैनी गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट पेंशंस, आपको बहुत सी गवर्नमेंट्स जो है वो लोगों से सिर्फ टैक्सेस ही नहीं लेती, बल्कि गवर्नमेंट लोगों को कुछ मराआत भी देती है। मसलन गवर्नमेंट जो है वो ओल्ड एज में पेंशन्स देती है। जैसे पाकिस्तान में अगर बंदा खुद जिंदा है वो वसूल करता है, उसकी बेवा वसूल करती है या उसका कोई बच्चा वसूल करता है। तो गवर्नमेंट जो पेंशन देती है, और वो जाहिर है पेंशन की एक क्वांटिटी होती है कि कितना देना है पे, आप जो लास्ट सैलरी है उस पे कितने परसेंट पे आप पेंशन दे रहे हैं, इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। और आपकी जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं एंड सम वेज रेट्स, अब वो तीन चीजें बता रहा है कि पेंशन और सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं, लाइक आपकी हेल्थ एंड एजुकेशन एंड सम वेज रेट्स। कुछ जो आपकी जो मुआवजे मुतय्यन होते हैं आर इंडेक्स टू द सीपीआई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डेवलपिंग इकोनॉमी में शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता, लेकिन ये डेवलप वर्ल्ड में इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि आपकी जो वेज रेट मुतय्यन करना है, या सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स देने हैं, या गवर्नमेंट ने पेंशन देनी है, तो उसको इंडेक्स कर दिया जाता है सीपीआई के साथ, यानी उसको अटैच कर दिया जाता है कि जैसे जैसे सीपीआई बढ़ती चली जाती है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है या इन्फ्लेशन बढ़ती है या कीमतें बढ़ती हैं, तो जैसे जैसे कीमतों में इजाफा होगा वैसे वैसे इंडेक्स का मतलब है आप वेज रेट को भी बढ़ाते जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट को भी बढ़ाते जाएंगे और पेंशन्स को भी बढ़ाते जाएंगे। यानी वो किस लिए किया जाता है? इसलिए कि जब इन्फ्लेशन या सीपीआई बढ़ती है तो वेज रेट रियल में कमी आती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में कमी आती है, पेंशन में भी रियल में कमी आ जाएगी। उसका एक अजाला करने के लिए गवर्नमेंट, ताकि लोग उसी लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकें, उनकी जिंदगी मुश्किल ना बन सके, इसलिए वो सीपीआई के साथ इंडेक्स कर देते हैं कि जैसे सीपीआई में चेंज आएगी वैसे उधर भी चेंज, मीनिंग दैट दे आर provisions for automatic increases geared to increases in the CPI, यानी ऑटोमेटिक इंक्रीजेस गियर्ड, यानी कि वो जैसे आप ऑटोमेटिक गियर लगता है इसी तरीके से ऑटोमेटिकली सीपीआई के बढ़ने से आप जो है या उसमें इजाफा या कमी होने से उससे आप अटैच करते हैं। इजाफा ही होता है आमतौर पर, कमी नहीं होती। तो इससे एक फायदा ये होता है कि जो रियल इनकम लोगों की कम होती है, रियल बेनिफिट्स कम होते हैं, तो इन्फ्लेशन की वजह से वो उसका कंपनसेशन हो सकता है, उसका ज़्यादा हो सकता है। अब इस स्लाइड के अंदर आप जाएंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, हम टाइटल पढ़ रहे हैं। अब इसी में हम अगला पढ़ेंगे कि जो बहुत ज्यादा वाइडली रिपोर्टेड है प्राइस इंडेक्स इज द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स विच मेजर्स, अब वो क्या मेजर करता है, द होलसेल प्राइसेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3000 आइटम्स। यानी इसमें 3000 आइटम्स जो होल सेल पे, जो थोक
के हिसाब से चीजें थोक मार्केट में बेची जाती हैं, उनकी प्राइसेस को ये मेजर करता है। यानी 3,000 आइटम्स की तकरीबन अंदाजन, ये अमेरिका के बारे में आइटम्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आमतौर पर हम पीपीआई में जो अमेरिकन साइटेशन करते हैं वो ये करते हैं कि 3,000 आइटम, वो भी अप्रोक्सीमेटली की बात करते हैं कि थोक की कीमतों के वो मेजर करते हैं। Because items sold at the wholesale level include many raw materials. अब जो होलसेल के जो आइटम सेल होते हैं उसमें चीजें कौन सी शामिल हैं, उसमें वो कहता है मैनी रॉ मटेरियल, बहुत से खाम माल इसमें शामिल होते हैं। यानी वो फिनिश गुड्स ही होती हैं, सेमी फिनिश गुड्स होती हैं। ये प्राइमरी जो स्टेज है वो रॉ मटेरियल है, फिर वो सेमी फिनिश गुड्स हैं जो अभी आधी कंप्लीट हुई होती हैं। जाहिर है कि वो आगे जाके डिफरेंट एक फर्म्स की इनपुट जो है, आउटपुट जो है वो दूसरे की इनपुट होती है, इसलिए बहुत सी गुड्स जो है वो सेमी फिनिश्ड होती हैं और वो जाकर किसी और फर्म के अंदर जो है वो एज अ मे बी एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रही हैं। So movement in the PPI signal future movement in retail prices. अब यहाँ एक बात याद, जब आप होलसेल की कीमतों में या पीपीआई की प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में पढ़ते हैं तो इसकी इशारा है, सिग्नल है कि मुस्तकबिल में रिटेल प्राइसेस भी बढ़ जाए। एक बात समझने की है कि जो भी प्रोड्यूसर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है तो वो कभी भी अपनी जेब से अदा नहीं करता, बल्कि he or they all pass on these higher cost of production, pass on to the consumers, adding it into the price, and this is paid by the consumers, such as those measured in the CPI. तो वो कहता है कि ये जो रिटेल प्राइसेस सीपीआई की शक्ल में आती हैं तो पीपीआई के इजाफे का मतलब फ्यूचर में सीपीआई में भी इजाफा होगा। सो both CPI and PPI have the advantage of being available monthly. अब सीपीआई का और पीपीआई का डेटा नेशनल लेवल पे कब कब मिलता है, तो ये आमतौर पर हमें मंथली भी मिलता है, मेरा इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर इज अवेलेबल ओनली क्वार्टरली। कि जीडीपी डिफ्लेटर भी तो एक मेजर है आपकी इन्फ्लेशन को मेजर करने का, प्राइस लेवल को मेजर करने का। तो उनका कहना ये है कि ये डेटा जो है वो अवेलेबल क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने के बाद का डेटा आमतौर पर मिलता है। आजकल तो क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है, तो अब क्वार्टरली और हम ये कहते हैं मंथली की बजाय हर दिन की इन्फ्लेशन भी रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन नेशनल लेवल पे आमतौर पर हम मंथली और क्वार्टरली डेटा को मेजर कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। यहाँ पर एक पीपीआई पाशे एक बहुत बड़ा जो स्टेटिस्टिशियन इकोनॉमिक्स की बेस को बताता है, वो बताता है कि पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का एक फॉर्मूला है जो मैं आपके लिए स्पेशली शो किया है कि दिस इज समेशन, समेशन क्यूटी मींस कि आपका जो करंट टाइम पीरियड है उसमें जितनी चीज़ों की क्वांटिटी है उनको उनकी प्राइसेस के साथ, हर एक क्वांटिटी को अलग अलग उनकी अलग प्राइसेस के साथ, पीटी मतलब करंट प्राइसेस है, आप करंट हर चीज की करंट क्वांटिटी को क्यूटी को हर चीज की करंट प्राइस से ज़रब देते हैं और फिर आपके पास उन सारों को आप जमा कर लेते हैं और इसको डिवाइड कर दें समेशन क्यूटी और मल्टीप्लाई बाय पी नॉट, यानी आप क्वार्टर यानी क्वांटिटी जो आपकी करंट है उसको मल्टीप्लाई करें बेस ईयर की कोई प्राइस के ऊपर के साथ, और यहाँ इन सारों को भी इन अलग अलग क्वांटिटी प्राइस को मल्टीप्लाई करके फिर से उनकी समेशन करनी, सबको सम कर लें और इस सम को इससे डिवाइड कर दें। यहाँ दोनों में एक चीज फर्क आती है कि ये दोनों की तो एक जैसा है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हमें नजर आ रहा है जो ये बताता है
कि एक ऐसी समेशन जिसमें आपने जो क्वांटिटी करंट है अगर उसको बेस ईयर से भी मल्टीप्लाई करके समेशन लें और करंट ईयर से डिवाइड से भी मल्टीप्लाई करके समेशन लें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हमारे पास आ जाता है। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। इसके अलावा भी बहुत फॉर्मूला है जो अभी यहाँ जरूरी जरूरी नहीं है। सो हम डिस्कस क्योंकि कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को, सो वी कैन हेल्प इट हिस्टोरिकली बाय फिगर 2.2 जो कि शो करता है एनुअल इन्फ्लेशन रेट यानी सालाना जो है वो अफरात-ए-ज़र की शरह को फॉर द ईयर्स 1967 टू 2010 यानी 1967 से 67 से लेकर 2010 एज मेयर्ड बाय द थ्री प्राइस इंडिसेस वी हैव डिस्कस। और इसको तीनों प्राइस इंडिसेस से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। In terms of broad movement in inflation rate, the three indices show similar pattern कि अगर broadly movement inflation की देखा जाए तो ये तीनों price index, I am talking about CPI, PPI and GDP deflator, तो this is show similar pattern। इनका पैटर्न एक जैसा ही है, यानी एक जिसे कहते हैं ना कि एक नमूना जो हमें नजर आता है वो एक जैसा। द एक्सीलरेशन ऑफ इन्फ्लेशन in the year 1973 to 75, ये मैं अभी बयान कर रही हूँ, आगे जाके देखते हैं 1973 से 75 तक जो एक्सीलरेशन इन्फ्लेशन में अजाफा, एक्सीलरेट का मतलब है अजाफा हुआ है मुसलसल एंड other period 1979-80 is evident in each series। यानी तीनों सीपीआई पीपीआई जीडीपी डिफ्लेटर को देखा जाए तो एक ही पैटर्न शो करते हैं, सेम पैटर्न है और ये इन सालों में इन्फ्लेशन इनमें इजाफा हुआ है। एज as is the disinflation in the post 1980 years। तो 1980 के बाद जो है वो इन्फ्लेशन की बजाय डिसइन्फ्लेशन होती है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइसेस में इन्फ्लेट होना, यानी जैसे गुब्बारे को फुला देते हैं और जब गुब्बारे से हवा निकालते हैं तो हम डिसइन्फ्लेट कहते हैं। सिमिलरली प्राइसेस में जो इतना फुलाव आता है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, प्राइसेस में जब फुलाव कम हो जाता है तो उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। There are however some differences in the three series that reflect their different proposition। दोनों तीनों में अगर कोई फर्क नजर आता है यानी सीपीआई पीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में, तो उनका कंपोजिशन है क्योंकि तीनों के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज शामिल होती हैं वो डिफरेंट नोयत की शामिल होती हैं। तो हमें अब आगे जाके देखते हैं कि 1973 से 75 फिर 79 से 80 तक कहाँ, 73 से 75 तक अगर आप इसको देखें तो हम यहाँ पे 1973 से 75 तक, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1973 से 75 तक। ये देखें, ये एक हमें बड़ा ऊंचा ये पहाड़ नजर आ रहा है, ये पहाड़ की तरह ऊपर है। 1973 75 में आपकी जो तीनों टाइप की इन्फ्लेशन है, यहाँ पर ट्रेंड तीनों में एक जैसा है। आप देखें ना, ये जो हम ये जो ब्रोकन लाइन है ये जीडीपी डिफ्लेटर है, ये सीपीआई जो है ना ये ग्रेश लाइन है और पीपीआई जो है वो ये ब्लैकिश लाइन है। तो ये डॉटेड लाइन और ग्रे लाइन और आपके जो सॉलिड ब्लैक लाइन है ये आपको शो करता है कि तीनों में ही 73 से 75 तक अगर आप देखें तो हमें एक हाइक नजर आता है, यानी इजाफा नजर आता है। और सबसे ऊंचा जो मीनार बना हुआ है अ, वो हमारे पास जो है वो पीपीआई सॉरी ये पीपीआई का है और ये ग्रे वाला सीपीआई का है। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड है। फिर 1980 में भी आप जा देख लें तो फिर यहाँ से 1980 तक आई या सीधे चले जाएं तो इन्फ्लेशन यहाँ भी नजर आता है। और यकदम 79 से पर और 80 के बाद हमें डिस इन्फ्लेशन नजर आता है। ये तीनों ही हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं।
तो एक पता चलता है कि तीनों के अंदर एक जैसा ही ट्रेंड पाया जाता है। वो के तीनों की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, थोड़ा बहुत जो फर्क आ रहा है वो उनकी कंपोजिशन के फर्क की वजह से आ रहा है। The PPI, for example, gives a larger weight to raw materials. हमने पहले भी बात की थी कि पीपीआई के अंदर रॉ मटेरियल भी है, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हैं। तो एज वेट रॉ मटेरियल देन ईदर ऑफ द अदर, तो क्योंकि इसमें देन का ये टी यहाँ से रिमूव हुआ है, इसको हम देन ही पढ़ेंगे। ईदर ऑफ द अदर एंड देयरफॉर रोज सब substantially more than CPI and GDP deflated in 1973 and 1974। तो क्योंकि पीपीआई की हमने कहा था ना वो सॉलिड लाइन है, तो इट गिव्स लार्जर वेट्स टू रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल तो बहुत क्वांटिटी में होता है। ईदर ऑफ द अदर यानी पी जो सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर की निस्बत जो रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो पीपीआई में आती है, इसलिए देयरफॉर वो सब्सटेंशियल मोर देन सीपीआई। तो हमने कहा उसकी वजह बता दी है कि क्या वजह है कि सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर के मुकाबले में जो आपका पीपीआई है वो सॉलिड लाइन ब्लैक वो ऊपर क्यों है सबसे। तो उसकी वजह यह है कि उसमें बहुत ज्यादा लार्ज वेट ऑफ रॉ मटेरियल है, उसकी वजह से वो जो उसकी कीमतें हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। इन 1973-74 वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीकल्चरल, फिर आप देखें एंड वो 73 की बात कर रहे थे और 1974 में कहता है व्हेन एग्रीकल्चरल एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेटेड। तो 1974 में बहुत बड़ा डिबैकल हुआ था, जो कि हम इकोनॉमिक्स में जो है वो फिलिप्स का जो है वो डिबैकल था। फिलिप्स की जो एक बहुत बड़ी थ्योरी थी जिसे अभी तक माना जा रहा था, उसका फ्लॉप ड्रॉप सीन हुआ था। और हम ये कहते हैं कि 1974 में ऑयल प्राइसेस आया था इंटरनेशनल लेवल पर। तेल की कीमतें बहुत बढ़ा दी थी ओपेक ने, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेटेड हो गई थी। एग्रीकल्चर प्राइसेस भी बहुत बढ़ चुकी थी। तो अब आप देखते हैं कि प्राइसेस स्काई रॉकेटेड हुई हैं, तो उसमें जो मेन फैक्टर है कि जब आप ऑयल की प्राइस बढ़ाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन वैसे ही महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल बहुत तेजी से स्काई रॉकेट, जैसे रॉकेट नहीं आसमान की तरफ जाता, इतनी तेजी से तो कीमतें जो बढ़ी हैं, और फिर रॉ मटेरियल की कीमतें भी बढ़ी, साथ साथ जो है वो फ्यूल की प्राइसेस भी बढ़ गई। तो ना सिर्फ ये कि इन्फ्लेशन बढ़ा, बल्कि आपकी जो आउटपुट है वो कम हो गई, और यानी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। तो जब ये अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कब ये कहता था कि या तो इन्फ्लेशन बढ़ती है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है इकोनॉमी में, इन दोनों में से एक बढ़ता है एक कम होता है, यानी उनमें इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन 1974 में जो डिबैकल हुआ उससे पता चला कि एक ऐसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन आ सकती है जहां पर ये दोनों इनवर्स रिलेशनशिप नहीं रखते बल्कि डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं, यानी आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है, जो कि 1974 में हुआ। So conversely, when these raw material prices declined during the 1982-86 period, 1982 से 86 तक, जो हम पहले बयान कर चुके हैं, जब रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हुई, एंड अगेन इन 1996-97, 96-7 में भी ऐसा ही हुआ कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस गिरी। The decline in inflation rate registered by PPI was the largest among the three inflation measures, जो जितनी तेजी से फिर जाहिर है बढ़ रहा था, क्योंकि रॉ मटेरियल इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो पीपीआई जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिरा। लेट्स सी, हमने ये 1982 से 86 तक, 1982 से आप देखते हैं 82 से 86 तक,
ये बहुत नीचे गिरा, यानी ये जो सॉलिड लाइन थी ये तेजी से गिरी है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमत, क्योंकि हम देखते हैं पीपीआई में होता ही ज्यादा रॉ मटेरियल का वेटेज है, तो पीपीआई जब रॉ मटेरियल की कीमतें 1982 में नीचे गिरी हैं, तो ये बाकी तमाम दूसरी दोनों इन्फ्लेशन यानी जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई के मुकाबले में तेजी से गिरी है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमतें गिरी हैं। फिर 1995 में, 96 में, 2001 में भी ये ज्यादा गिर रहा है, फिर ये नया 2009 में भी ये ज्यादा ही गिर रहा है। So, over the past decade, the PPI has been especially volatile relative to the other measures of inflation. अब वो ये कहता है कि लास्ट पास्ट डेकेड, अभी भी पीछे भी आप चले जाएं जब ये किताब लिखी गई है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है उस वो वोलाटाइल रहा है। वोलाटाइल एक ऐसी एंटिटी को कहते हैं जिसमें कि आए दिन बहुत शदीद फ्लक्चुएशन हो, तो इसलिए उसे कहा है कि एक्सप्लेन किया राइटर ने कि बाकी दोनों के मुकाबले में पास्ट डेकेड के अंदर, पिछले एक दिहाई के अंदर, पिछले 10 सालों में जो पीपीआई है इसमें चेंजेस ज्यादा ड्रास्टिक आए हैं एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन की टाइप, यानी पीपी सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर के मुकाबले में। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड लाइन है इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रही है, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये आप सॉलिड लाइन को देख सकते हैं, ये इसका मैनिफेस्टेशन है। यहाँ है, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दूसरे भी जा रहे हैं लेकिन इनमें ड्रास्टिक चेंजेस ज्यादा है। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हम एक फॉर्मूला ले सकते हैं एनुअल सीपीआई। एनुअल सीपीआई, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें एनुअल सीपीआई भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, और अक्सर ये हम अपने डेटा में यूज भी करते हैं। टू कैलकुलेट द एनुअल सीपीआई, द बीएलएस, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स अमेरिका का है, डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स टुडे कंपेयर टू 1 ईयर अगो। तो ये फार्मूला भी बताता है एनुअल सीपीआई मींस वैल्यू ऑफ बास्केट इन करंट ईयर। आपकी जो फिक्स बास्केट है जिसमें जो टाइटल भी फिक्स है, उनकी आपने करंट ईयर में जो वैल्यू है पी इंटू क्यू करते हैं उसकी वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ बास्केट इन प्रायर ईयर, और उसको डिवाइड करते हैं इसी बास्केट की, इसी टाइटल की जो वैल्यू है पिछले साल में क्या थी। Yani there is a comparison between, there is a ratio of the value of basket in current year and the value of basket in the prior year, यानी पिछले साल जो कि बेस ईयर का होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो so you can say then the BLS uses the current year CPI and the prior year CPI to calculate the inflation rate. तो हम इसको inflation rate को calculate करने के लिए ये इसी को use करता है, इसी formula को use करता है। So we can say that inflation rate is the new CPI। आप देखें कैसे वो यूज करता है, सीपीआई एनुअल सीपीआई थी, अब आपकी इन्फ्लेशन रेट को वो उसी सीपीआई को यूज करता है। वो कैसे यूज करता है, इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला है चेंज इन सीपीआई डिवाइडेड बाय करंट ईयर सीपीआई। सो न्यू सीपीआई माइनस द प्रायर सीपीआई, यानी अगर हम 2024 और 23 का कंपैरिजन करें और हम कहें कि 24 में कौन सी सीपीआई होगी, तो हमारा न्यू सीपीआई 24 का होगा, 2024 का, और 2023 की जो सीपीआई होगी उसे हम प्रायर सीपीआई कहेंगे, और उसे 2023 की सीपीआई से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास इन्फ्लेशन रेट आएगा। सो इसकी जो फॉर्मूला है वो न्यू सीपीआई माइनस प्रायर सीपीआई, दैट इज डेल्टा सीपीआई डिवाइड बाय प्रायर सीपीआई इन मल्टीप्लाई बाय 100। सो सीपीआई को सीपीआई टी इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन, ये यहाँ पर हम फार्मूला यहाँ पे भी लगा सकते हैं सीपीआई को, उसको यानी शॉर्ट करके अगर लिखना हो तो हमें शॉर्ट सीपीआई इन करंट ईयर इज इक्वल टू सीटी। सीटी मीन कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन करंट ईयर
डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम कॉस्ट भी कह सकते हैं, वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। आपसे पूछा जाए कि इन्फ्लेशन रेट जो BLS है, यानी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स जो है, वो ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इन्फ्लेशन रेट का ये लेते हैं, और ये CPI का फॉर्मूला ये है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है। कुछ रिलेशनशिप बताया गया है वैल्यू ऑफ मनी का और प्राइसेस का। यहाँ पर ये तराजू दिखाया गया है एक। तो देखा है कि अगर ये एरो अप की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड, तो ये बता रहे हैं कि प्राइस बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर फर्ज करें कोई चीज कप ऑफ कॉफी है, जब उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो प्राइसेस के बढ़ने से ये प्राइसेस की जो पलड़ा है भारी है, और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो पलड़ा नीचे है। तो पता चला कि कीमतों के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, यानी 1,000 का कोई भी यूनिट जो है, लाइक 100 रुपीज, वो अगर फर्ज करें पहले प्राइस ऑफ कॉफी, कप ऑफ कॉफी जो थी वो फर्ज करें 50 रुपए थी, तो अब क्या प्राइसेस बढ़कर 100 रुपए होगी। तो पहले 100 रुपए में 2 कप ऑफ कॉफी आ जाते थे, और अब जो है वो क्योंकि कीमत 100 रुपए हो गई है, तो आपका कप ऑफ कॉफी एक ही आएगा। तो वैल्यू ऑफ मनी समझ ले आधी रहेगी। So this refers towards some of the quantity theory of money that is very important in economics. तो इसकी डिफरेंट वर्जन्स हैं। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तो हमेशा यही कहता है कि जब चीज़ों की कीमतें जो हैं वो वैल्यू ऑफ मनी, जो हमारे जो रिलेशनशिप बताता है वो क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी का है, और प्राइसेस का है। कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाती है तो प्राइसेस भी डबल हो जाती हैं, तो वैल्यू ऑफ मनी हाफ रह जाती है। So this is create a basket of goods and services, determine the basket's cost, and calculate the consumer price index. For you students, you can calculate, you can make your own basket, and maybe you take 5 things, like you take rice, you take cooking oil, you take red chilies, you take garlic, you take ginger। तो आप इनकी एक बास्केट बना लें और देखें कि ये चीज़ें, बास्केट के टाइटल ये हो गए। अब इसकी जो है वो आप, आपके लिए असाइनमेंट है, इसकी आप प्राइसेस देखें कि 2023 में क्या थी, 2024 में क्या है, पहले 6 महीने की आप देख लें। तो फिर उनकी प्राइस को उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये कॉस्ट ऑफ बास्केट बनेगी। तो इस तरीके से फिर आप जो है वो एक तो CPI कैलकुलेट करें, और दूसरा इन्फ्लेशन रेट विद द हेल्प ऑफ CPI और द करंट ईयर एंड पास्ट ईयर है। तो ये जो फार्मूला है, इसको यूज करके आप इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करें। इस तरह आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि प्रैक्टिकली जो है वो कैसे बास्केट ली जाती है, और फिर आप डिफरेंट ईयर्स में से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सो मेजर्स ऑफ साइक्लिकल वेरिएशंस इन, अब वो हमारा इन्फ्लेशन तो खत्म हो गया, हमारा CPI PPI और GDP रिफ्लेक्टर जो है वो खत्म हो गया हिस्सा उसका। अब हम चलते हैं मेजर्स ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल असल में शॉर्ट पीरियड की तरफ प्रेफर करता है। तो साइक्लिकल जो है पीरियड है, उसको हम आगे जाके बयान करते हैं कि असल में मोस्ट पार्ट ऑफ बुक में हमने क्या है, शॉर्ट रन की बात करते हैं। आपको यहाँ मैं बताती चलूँ कि केन्स, प्रोफेसर केन्स जो है वो हमेशा शॉर्ट रन की बात करते थे, और क्लासिकल लॉन्ग पीरियड की बात करते थे। तो मूवमेंट इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो शॉर्ट रन की बातें इस किताब में ज्यादातर होती हैं। फ्लक्चुएशंस ओवर पीरियड ऑफ परहैप्स 1 to 4 years, तो वो साइक्लिकल को डिफाइन करते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड होता है, 1 से 4 साल तक का बात की जाती है। तो शॉर्ट पीरियड मीन्स हियर द cyclical period that ranges from 1 to 4 years. Over this period, fluctuations in output and employment come primarily। अब वो कहते हैं कि इस टाइम में 1 से जो 4 साल के अरसे के दरमियान आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में, दो वेरिएबल्स की मैं बात करें, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में जो चेंजेस आती हैं बेसिकली
वो आती हैं फ्रॉम वेरिएशंस इन एक्चुअल आउटपुट, यानी जब आपकी एक्चुअल आउटपुट के अंदर तब्दीलियां, वेरिएशंस आती हैं, एक्चुअल आउटपुट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्चुअली, विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। लाइक अगर किसी मुल्क में 10 चीजें प्रोड्यूस की गई हैं 2024 में, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो 2024 में जो एक्चुअल आउटपुट होगी वो उसकी 10 की क्वांटिटी होगी, अराउंड पोटेंशियल आउटपुट। अब दूसरी बात है, पोटेंशियल का मतलब है जितनी आप प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन जितनी आपने प्रोड्यूस की हैं वो एक्चुअल आउटपुट होगी। स्टूडेंट्स बड़े गौर से सुने, मैंने रेड कलर का इसीलिए रखा हुआ है, कोई चीज में चेंज उसको शो करना चाहती हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट। तो आप कहेंगे एक्चुअल आउटपुट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, जो tangibly that has been produced in the economy, the number of goods and services, and the potential output वो है जो प्रोड्यूस हो सकती थी। सो पोटेंशियल को उन्होंने डिफाइन किया है, विच इज डिफाइंड एज अ लेवल ऑफ आउटपुट। ये आउटपुट का वो मैयार है दैट इकोनॉमी कुड प्रोड्यूस, जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती थी, की नहीं है, कर सकती थी, एट हाई रेट्स ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी उसमें जो आपके जराए हैं, रिसोर्सेस हैं, उनकी यूटिलाइजेशन का रेट बहुत बढ़ जाता है। यानी आप अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके जो चीज आप प्रोड्यूस कर सकते थे लेकिन आपने प्रोड्यूस नहीं की, वो आपका पोटेंशियल है। लेकिन इन जराए को आपने अगर मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं किया और जितना आपका दिल किया आपने कर लिया, वो एक्चुअल आउटपुट है जो आपने प्रोड्यूस कर ली है। So, actual output means the utilization of resources not to the maximum level, but in the potential output, utilization of the resources is to the maximum level, the maximization of the resources, resource utilization. तो आप देखें एक्चुअल आउटपुट में आपके जराए बेकार पड़े हैं, लेकिन पोटेंशियल आउटपुट में आप बेकार कुछ रह भी जाएं तो आपने जितना कर सकते थे उतना करके आप प्रोड्यूस करें, आप अपनी पूरी एनर्जी लगा। Such short-run movement in output consists of changes in the utilization rates of labor and capital. अब ये जो बात मैं कर रही हूँ कि हाई रेट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तो वो कहता है कि ये शॉर्ट पीरियड में जो आउटपुट मूवमेंट इन आउटपुट है, वो जो शॉर्ट रन में आउटपुट प्रोड्यूस होगी उसके अंदर जो मूवमेंट होगी, जो चेंजेस आएंगे, वो मोहताज किसकी है, कंसिस्ट ऑफ चेंजेस इन यूटिलाइजेशन रेट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। वो जो रिसोर्सेज की हम बात करते हैं वो कौन से रिसोर्सेज हैं, वो बात इसको उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, विच रिसोर्स यूटिलाइजेशन, द रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज लेबर एंड कैपिटल। कि जब आपके लेबर एंड कैपिटल के अंदर, यूटिलाइजेशन के अंदर चेंज आती हैं, तो ये आपकी आउटपुट में शॉर्ट पीरियड में चेंजेस लाती है। यानी कि कैपिटल और लेबर जो है वो शॉर्ट पीरियड में जब आप बढ़ाते हैं, फर्ज करें, तो आपकी आउटपुट में शॉर्ट पीरियड में जो चेंजेस आती हैं वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किससे आती हैं, लेबर और कैपिटल। It is the longer longer run that growth of potential output. अब जब हम पोटेंशियल आउटपुट की बात करते हैं तो लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, विच एम्प्लाइज ग्रोथ इन द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। यानी आप जब शॉर्ट पीरियड में आपने आउटपुट को बढ़ाया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की, तो उस वक्त तो हम कह रहे थे कि ये कैपिटल और लेबर में यूटिलाइजेशन होती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग पीरियड की बात करें तो उसमें जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो क्या है, क्या करेंगे, विच एम्प्लाइज ग्रोथ इन अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि आपके ना सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कैपिटल और लेबर की ग्रोथ होगी, यानी इसमें इजाफा होगा, एंड तीसरी चीज कौन सी है, टेक्नोलॉजी में भी आपके इजाफा होगा। तो लॉन्ग पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में सिर्फ कैपिटल आउटपुट की, कैपिटल और लेबर की जो है वो उसके मूवमेंट
और यूटिलाइजेशन होगी, लॉन्ग पीरियड में कैपिटल और लेबर के अंदर भी ग्रोथ होगी, और साथ आपकी टेक्नोलॉजी भी बेहतर होगी. सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ आउटपुट ग्रोथ. सो देर विल बी ग्रोथ, देर आर ग्रोथ थ्योरीज ये बताती हैं आपकी. न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल्स जो हैं वो इसी बेस पे बेस करता है, जो आगे जाके आप पढ़ेंगे कि आपकी कैपिटल में चेंज आता है, आपकी लेबर में चेंज आता है, और आपकी जो है वो अगली स्टेज पे जाके आपकी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होती है. तो ये टेक्नोलॉजी और कैपिटल और लेबर में जो ग्रोथ है लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, और जब मूवमेंट होती है थोड़ी थोड़ी तो उसे शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस मूवमेंट. सो this is all about here. Now we come to the, because we are discussing measures of cyclical variations of output. Don't forget कि इसका title ये है. Now the a problem arises in measuring potential output. अब सवाल ये पैदा होता है कि जो तो आपकी रियल आउटपुट है वो तो आपके सामने आ गई, आपने जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, जो टेंजिबल हैं वो नजर आती हैं हमें चीजें, और पोटेंशियल सर्विसेज, सॉरी सर्विसेज भी हमें नजर आती हैं जो एक्चुअल है. लेकिन जो आपकी पोटेंशियल आउटपुट है उसमें प्रॉब्लम्स हैं कि उसको मेजर कैसे किया जाए. पोटेंशियल आप कैसे कहेंगे कि इतना पोटेंशियल है. What are sustainable high levels of resource allocation? The question is कि आपका sustainable high level of resource allocation क्या है. यानी आप कितना allocation of resources करें कि जो sustainable रहे, यानी ये ना हो कि सारा आपने एक साल में allocate कर दिया अगले साल खत्म. सस्टेनेबल का मतलब यह है कि उसका वो म्यार जो है वो सस्टेन रहे, नॉट ओनली फॉर द करंट जनरेशन बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन. सो आप सस्टेनेबल जब लेवल की बात करते हैं, that is the level that you can continue not only for the current generation but also for the future generation. You are saving the resources. This is called the sustainable high level of resource allocation. In the 1960s, अब different सालों में the President's Council of Economic Advisor PCEA, which at the time compiled the official estimates of potential output अमेरिका में, इस अदारे ने उस वक्त जो है उन्होंने ऑफिशियल एस्टीमेट पोटेंशियल आउटपुट के जो है वो हासिल किए हैं. कैसे हासिल किए हैं? सिंपली एस्टिमेटेड द लेवल ऑफ आउटपुट. उन्होंने कहा कि हम क्योंकि इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आउटपुट का एक ऐसा मयार जहां पर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी की जो शरह है, जिस आउटपुट के ऊपर बेरोजगारी की शरह 4% हो, तो हम उस आउटपुट को पोटेंशियल आउटपुट कह सकते हैं, पोटेंशियल जीडीपी भी कह सकते हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने इसका एक वे आउट निकाल लिया कि आप किस आउटपुट को पोटेंशियल आउटपुट करेंगे कहेंगे. तो जिस आउटपुट के मेयार पर वो आपका जो आपकी आउटपुट लेवल था, जो एक्चुअल आउटपुट लेवल था जिस पर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% पे साथ आ रहा होता है, उसे हम पोटेंशियल आउटपुट कह सकते थे. ये उन्होंने एक तरीका बता दिया. तो अभी अगर बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्ज करें पाकिस्तान में पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी का डेटा लेना चाहें, तो हमारे लिए डेटा मुश्किल होता है. तो हम ये करते हैं कि हम हर उस आउटपुट के म्यार को, जीडीपी के म्यार को, हम पोटेंशियल जीडीपी या पोटेंशियल आउटपुट कह सकते हैं कि जहां पर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% था 1960s में. 1960 की दिहाई में ऐसी नजरिया था. लेकिन इन लेटर ईयर्स, बिकॉज ये सोशल साइंस है, यहाँ तो ज़ाहिर मेयार बदलते रहते हैं जैसे जैसे हालात बदलेंगे. एज मैनी मोस्ट सो मैनी टॉक्स. जितने से इकोनॉमिस्ट हैं वो डिफरेंट बातें अपनी करते हैं, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी बात को हम इसलिए वेटेज देते हैं कि वो इस पे बहुत रिसर्च करके चीज़ों को लाइमलाइट में लेके आते हैं. तो 1960 की दहाई में तो ये फैशन रहा कि जी इफ आउटपुट, इफ वाई इज इक्वल टू
if unemployment rate is 4% at that level of output, this is called the potential output. पर अगले सालों में क्या हुआ, economists and policymakers concluded based in part on the experience of 1960s, 1960 की दहाई में जो experience रहा उसको बुनियाद बनाते हुए उन्होंने कहा कि 4% was too low, कि 4% unemployment rate बहुत थोड़ा है, जिसके ऊपर टू बी सस्टेन विदाउट अ बिल्ड अप ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कि जो 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो जो है वो बहुत लो था, टू बी सस्टेन विदाउट अ बिल्ड अप ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रतिदर के प्रेशर के बगैर, बिल्डअप ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बगैर जो है वो ये हम कह सकते हैं कि 1960 की दिहाई में जो तजर्बे हुए, उन्होंने कहा कि ये रेट बहुत थोड़ा है विदाउट बिल्डअप ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को जो है वो बिल्डअप किए बगैर आपका जो है वो ये बहुत लो इन्फ्लेशन रेट था, तो सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो अब चलो इनकी तनकीद हुई फिर 1980 की दहाई में उन्होंने कहा कि इस मेयार को क्योंकि बहुत थोड़ा है बढ़ा दिया जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा रेट जो 5.5% से 6% तक हो was often used as a benchmark high employment level, तो इसको हम कहते हैं कि ये हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल का बेंचमार्क है, इसको हम ले सकते हैं। But in recent years, there has been less certainty uh, that any one unemployment rate is an appropriate benchmark. अब रिसेंट ईयर में क्या है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो है वो बेंचमार्क हो सकता है, लेकिन 2000 में फॉर एग्जांपल द अनएम्प्लॉयमेंट हैड डिप्ड बिलो 3%, 3% विदाउट एनी यू से फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो उन्होंने कहा कि ये 4% से जो नीचे है उसको भी वो कह सकते हैं कि ये भी बेंचमार्क हो सकता है। 1960 की दहाई में जो बेंचमार्क था 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसको वो कहते थे कि ये पोटेंशियल है, फिर उन्होंने कहा कि 4% बहुत लो है, ये ज़्यादा होना चाहिए, जो कि हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट 5.5 टू 6% होना चाहिए। और फिर 2000 में उन्होंने कहा कि ये लो भी हो सकता है, 4% से नीचे भी हो सकता है। सो these are the ideas for your own convenience. Any country can have its own benchmark according to their own inflationary and unemployment situation in the economy. Government agencies for whose purpose an accurate measure of potential output important. गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं जिसके लिए पोटेंशियल आउटपुट को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, have developed a number of sophisticated ways to calculate potential GDP। तो इन्होंने एजेंसियों ने बहुत से sophisticated बड़े अच्छे आसान कैलकुलेट मेजर्स जो है पोटेंशियल जीडीपी के उन्होंने जो है वो डेवलप किए हैं। और द कांग्रेशनल बजट सीबीओ Congressional Budget Office, for example, uses economic growth model of the type we will consider in later chapter to understand the potential GDP output। उन्होंने कोई अपना इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को यूज किया है। अदर एजेंसी यूज से हम आगे आके डिस्कस करेंगे। अदर एजेंसी यूज मेथड ऑफ फिल्टरिंग एंड एस्टिमेटिंग ट्रेंड्स इन डेटा। ये अदर एजेंसीज ने क्या किया है, फिल्टरिंग किया है एंड एस्टिमेटिंग ट्रेंड्स इन डेटा के ट्रेंड को देखा है, एस्टिमेट किया है कि डेटा किधर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। Fortunately, for our purpose, a precise measure of potential GDP या आउटपुट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि किताब के लिए शायद स्टूडेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एजेंसीज के लिए और एनालिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, रिसर्चर्स के लिए, कि वो पोटेंशियल जीडीपी को कैलकुलेट करें। और इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर जो है वो दिया जा सकता है। As we go along, we simply want to distinguish the cyclical movement in output। तो हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आउटपुट में
cyclical improvement movement क्या है, that our models attempt to explain. हम short period की बात करते हैं, हम gains की बात करते हैं, and the ongoing growth in potential output that results from increase in factor production and for technological change, और that तो क्या होगा, and ongoing growth. तो और हम क्या करते हैं कि हमें फर्क बताना है कि साइक्लिकल जो मूवमेंट है आउटपुट में वो कैसे होती हैं, और जो आपकी सेकुलर चेंजेस आती हैं, यानी लॉन्ग पीरियड की चेंजेस कम सेकुलर चेंजेस आती हैं। तो हमने ये पहले भी साबित कर दिया है कि साइक्लिकल मूवमेंट्स जो है वो आउटपुट में आती हैं ड्यू टू मूवमेंट इन द लेबर एंड कैपिटल, और जो सेकुलर या लॉन्ग पीरियड चेंज आती है आपकी आउटपुट के अंदर, पोटेंशियल आउटपुट के अंदर, वो आपकी कैपिटल लेबर की ग्रोथ और साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से आपका पोटेंशियल जो है वो बढ़ सकता है। So now we conclude our lecture. We have discussed the real world counterparts to the central variables that appear in the models of the next section with one exception. The exception is money. हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने मनी का कहीं जिक्र नहीं किया कि where is the role of money. The quantity of money is key variable in all models we consider later. आगे चलकर जो मॉडल हम शो करेंगे वहां मनी का जिक्र करेंगे. कंट्रोल ऑफ द क्वांटिटी of money as well as credit and interest rate through monetary policy is one important type of stabilization policy. ये भी हम आगे जाके जिक्र करेंगे. The definition of money turns out to be somewhat more complicated than it seems at first glance. कि मनी की डिफाइन कोई इतना आसान नहीं है. ये फर्स्ट क्लास पे लगता है कि मनी सिर्फ रुपया पैसे, मनी की बड़ी बेसिस है, एंड इज बेस्ट पुट ऑफ until later when question of money supply and demand are examined in detail. For now, it is adequate to use the term money in our models to mean the stock of currency plus checkable deposits. तो ये हम कहते हैं कि मनी जो है वो चेकेबल जो डिपॉजिट्स हैं आपके बैंकों में पड़े हुए हैं, जो आपके हाथ में है, ये मनी. We turn to measurement of several later points. In addition to further discussion of the empirical definition of money, we need to consider foreign exchange rates and measures of international transactions. And in chapter 14, and go into more details concerning the federal government budget and some other variables. Interest rate, wage rate are defined as they are encountered in our analysis. This chapter began with one of the Charles Dickens characters admonishing a teacher to stick to the facts. हमें ये वो कहता है कि हमें बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. स्टिक टू द फैक्ट्स, आप हकायक को भी सामने रखें. बट कॉनरेड्स लॉर्ड जिम complains they wanted facts. Facts क्या है? They demanded facts from him, and if facts could explain anything, अगर हकीकत जो सब कुछ बता देगी, at this point we turn to explaining rather than just measuring the behavior of macroeconomic variables. तो हमने देखना है कि उनका behavior क्या है. So this is all about this today's uh, lecture, and this lecture we have discussed so many important things like CPI, PPI, and GDP deflator, and then the potential GDP and actual GDP. So we have to finish this now, and we have to end.